वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार एडीओ के क्वेश्चन। दोस्तों, इस सेट में हमारे द्वारा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप बार बार एग्जाम देने से पहले देख कर जाएँ। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन के लिए गठित परिषद में कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो दोस्तों, इसमें कुल 30 सदस्य शामिल होते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न में आपके जो भी प्रश्न मिलेंगे वो MCQs बेस्ड मिलेंगे। आप भी हमारे साथ आंसर करते चले और वीडियो के अंदर जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने गलत। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक समूह करता था, जो 5-5 सदस्यों वाली 6 समिति में विभाजित था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वह विधेयक का नाम है अनुच्छेद 110। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। हमारा अगला प्रश्न है, कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग होने वाला ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। दोस्तों, ये पुराना फार्मूला था, अब NCERT में CaOCl का होल ट्वाइस कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है, ये आपको अपडेट क्वेश्चन में आया हुआ है। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग पानी को शुद्ध करने और कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला राज्य में सर्वाधिक तापमान और शुष्कता के लिए जाना जाता है? तो वह जिला का नाम है दोस्तों गया। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार गया जिला बिहार का सबसे गर्म और सर्दियों में सबसे ठंडा जिला भी रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ से प्रारंभ किया था? दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह चंपारण विद्रोह से पहला सत्याग्रह शुरू किए थे, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी बिहार के चंपारण और अन्य नील किसानों के लिए तिनकटिया प्रणाली के विरुद्ध अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? तो यह किया जा रहा है दोस्तों ब्राजील के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ब्रिक्स देशों के रोटेशन के अनुसार 2024 में रूस के बाद 2025 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के दौरान बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू प्रणाली को किसने शुरू किया था? तो यह किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1797 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ये आपको याद रखना है, कब? 1793 में। हमारा अगला प्रश्न है कि भौतिकी में कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक होता है दोस्तों जूल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक के अनुसार कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो यह सौंपा जाता है दोस्तों लोकसभा के उपाध्यक्ष
को। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में वर्तमान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो इसमें कुल जिलों की संख्या 38 है, यानी कि 38 जिले हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं। अरवल राज्य का सबसे नवीनतम जिला है, ये आपको याद रखना है 38वां नंबर का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और चीन के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इस रेखा को कहा जाता है मैक-मोहन रेखा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 1914 में शिमला समझौता के तहत निर्धारित यह रेखा भारत चीन के बीच सीमा का काम करती है। ये आपको डेट याद रखना है, ईयर 1914 शिमला समझौता। इस प्रश्न का आप दूसरा हमारा अगला प्रश्न है कि दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, और पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ व्याख्या देखेंगे इस प्रश्न का, अवतल दर्पण पास की वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है जिससे बारीकी से जांच करना आसान हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इतिहास का प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1757 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध हुआ जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत की। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो यह लिया गया था दोस्तों जयराम दास दौलत राम के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जयराम दास दौलत राम आजाद भारत के बिहार के पहले राज्यपाल बने थे। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किस संगठन को प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है निहोन हिंडोक्यो को। दोस्तों नोबेल पुरस्कार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए इसे आपको याद रखना है। परमाणु हथियारों के खिलाफ अभियान चलाने वाले जापानी संगठन को 2024 का शांति नोबेल मिला। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में प्रोटीनों के पाचन की शुरुआत मुख्य रूप से किस अंग में होता है? तो दोस्तों यह होता है अमाशय में, ये आपको याद रखना है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। अमाशय में मौजूद पेप्सिन एंजाइम प्रोटीनों को तोड़कर शुरू कर देता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो दोस्तों यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संविधान के भाग 4 में शामिल नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान के लिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली भारत के किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित मांजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के गया में स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह बनवाया गया था रानी अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1787 में इस मंदिर का वर्तमान पत्थर का ढांचा बनवाया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह अपना भारत और श्रीलंका द्वारा किया गया है, ये आपको याद रखना है। और इसमें भारत विजेता भी हुआ, ये आपको याद रखना है। 2026 का टी20 वर्ल्ड कप संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा, ये खेला गया है, ये आपको याद रखना है। और इसमें भारत विजेता रहा है। उप विजेता टीम का आप नाम और भारत ने किसे फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिला था, ये आपको याद रखना है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि
गांधी जी और लॉर्ड इरविल के बीच गांधी इरविल समझौता किस ऐतिहासिक वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 1931 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 5 मार्च 1931, यह डेट आपको याद रखना है क्योंकि यह डेट के साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह समझौता हुआ जिसके बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल और वजन की दृष्टि से मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों वह अंग का नाम है त्वचा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है जबकि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 75 है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार के उच्च सदन यानी विधान परिषद में 75 सीटें हैं जबकि विधान सभा में 243 सीटें हैं। ये आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया? तो वह संविधान संशोधन था संपत्ति का अधिकार। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 301 के तहत केवल एक कानून का अधिकार है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए 100% पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है कि थार मरुस्थल के क्षेत्र से होकर बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख नदी कौन सी है? तो वह नदी का नाम है लूनी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लूनी नदी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी है जो कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस सेट का 25 क्वेश्चन पूरा होता है। आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने गलत, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।